चलो देखो ना, हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 देखो, ज्यादा लिखने का काम है तो लिखते रहो। आईटी एक्ट 2000 भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून है, जिसका उद्देश्य इंटरनेट, ई कॉमर्स और साइबर क्राइम्स को कानूनी मान्यता देना और कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करना है। ठीक है। आईटी एक्ट 2000 भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून है, जिसका उद्देश्य इंटरनेट, ई कॉमर्स, साइबर क्राइम्स, डिजिटल सिग्नेचर्स, यहाँ पे मैं एक और ऐड कर दूं, डिजिटल सिग्नेचर्स को कानूनी मान्यता देना और कंट्रोल करना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखते हैं, एक्ट इज बेस्ड ऑन मॉडल लॉ ऑफ ई कॉमर्स adopted by UNCITRAL, United Nations Commission on International Trade Law. Act is based on model law of e-commerce adopted by UNCITRAL. ठीक है। ठीक, हमने पहले पॉइंट में लिख दिया, वापस लिख लेते हैं एक बार। साइबर क्राइम्स और ई कॉमर्स, साइबर क्राइम और ई कॉमर्स से संबंधित केसेस के साथ डील करने के लिए बनाया गया था। बनाया गया है। ठीक है। बिल को 2000 के बजट सेशन में एक्ट नंबर 21 में पास किया गया था।
इस बिल पर के आर नारायणन द्वारा 09/05/2000 को साइन किया गया। बिल को फाइनलाइज्ड उस समय के आईटी मंत्री प्रमोद महाजन द्वारा किया गया था। ठीक है, धोखाधड़ी, जो प्रोडक्ट दिखाया वो नहीं दिया, ट्रांजैक्शंस में बेईमानी हुई। ठीक है, तो आज मैं किसी का वीडियो देख रहा था, मतलब वो कह रहा था कि 2000 से पहले लड़की की फोटो बाय पोस्ट आती थी और घर वाले फोटो देखते थे और पसंद करते थे, उसके बाद व्हाट्सएप आने लग गया। अगर ये ऐड नहीं होता तो व्हाट्सएप वाली फोटो पे क्या हो सकता था, केस हो सकता है इस ऐड के बाद कि आपने दिखाया कुछ और दे कुछ और दी। तो आईटी एक्ट 2000 बेसिकली उन केसेस से डील करने के लिए था जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली ई फाइल, सिग्नेचर, ई कॉमर्स या फिर किसी के कंप्यूटर को कोई नुकसान पहुंचा दिया, कंटेंट चोरी कर लिया, ऐसे जितने भी केसेस होते हैं उनके लिए एक अलग से कोर्ट बना दिया गया और उस पर कौन से एक्ट पे काम करती है, वो आईटी एक्ट 2000। अपने सिलेबस में क्यों डाला है मुझे नहीं समझ आया। आरएएस के सिलेबस में होता है ये टॉपिक, आरएएस आईएएस उनके सिलेबस में ये टॉपिक होता है और बहुत डीपली पढ़ाया जाता है वहां पे। तो ठीक है, मैं इन पॉइंट्स को क्लियर कर रहा हूं, मैं ऊपर से ही क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट डेट है जिसपे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको 17/10/2000 को लागू किया गया, को लागू किया गया था। इसको 17 अगस्त 2000 को लागू किया गया था। भारत इसको लागू करने वाला 12वां देश बना। भारत आईटी एक्ट को लागू करने वाला 12वां देश बना। 12वां देश बना। इसमें पहला अमेंडमेंट, पहला संशोधन, अमेंडमेंट 2008 में किया गया, जिसे 27/10/2009 को लागू किया गया। इसको
आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 कहा गया, 2008 कहा जाता है इसको। आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 कहा जाता है। आगे देखो, इस एक्ट में 94 सेक्शंस, 13 चैप्टर्स और 4 शेड्यूल्स थे। इस एक्ट में 94 सेक्शंस, 13 चैप्टर्स और 4 शेड्यूल थे। ठीक, अब समझते हैं इस चीज को क्या है। ठीक है, मेरे को एक डायग्राम बनाना है, मैं इसको क्लियर कर दूं। चलो देखो, यूट्यूब पे देखा हुआ डायग्राम है मेरा कि ये 2 पर्सन है जो आपस में एक दूसरे के साथ कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो बिजनेस करने के लिए हम एग्रीमेंट करते हैं। बिजनेस का एग्रीमेंट दोनों पार्टीज के बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है? स्टाम्प पे हम लिखवाते हैं, मैनुअली साइन होते हैं, दोनों तरफ से सिग्नेचर हो जाते हैं और वो एग्रीमेंट मान लिया जाता है। लेकिन मान लेते हैं दोनों पार्टी अलग अलग देशों से या अलग अलग स्टेट से थी, तो वो एग्रीमेंट इलेक्ट्रॉनिकली करना चाहती है। तो इन दोनों के बीच में हम एग्रीमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली में क्या हो सकता है? ये एग्रीमेंट के पेपर तैयार करवा के उसको भेज दे, वो उस पर साइन कर दे और साइंड कॉपी वापस इसको भेज दे, फिर ये उस पर अपने साइन कर दे और उसको साइंड कॉपी इन्फॉर्म कर दे, एग्रीमेंट हो गया। अब सिग्नेचर कैसे भी हो सकता है, उसकी हार्ड प्रिंट निकाल के मैनुअली साइन कर दिया, या फिर उस पर हमने ई साइन कर दिए, या फिर हमारे पास आजकल पीडीएफ अपडेट का ऑप्शन है, मेरे पास पेन है, मैंने पेन लेके कंप्यूटर पे उस पर क्या कर दिए? साइन कर दिए। देयर आर मैनी फॉर्म्स ना। तो यहाँ पे इन दोनों फर्म्स के बीच में, इन दोनों पर्सन्स के बीच में कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स का क्या करा हमने? शेयरिंग करी। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट इसके पास पहुंच गए। ठीक है, ये वो है जो एग्रीमेंट, ये पार्टी है जो माल खरीद रही है, ये पार्टी है जो माल बेच रही है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। तो ये जो मेरी पार्टी है इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। ओके, कि सर सेकंड ही हुई ना, थर्ड क्यों हुई? चलो एक बार थर्ड रहने देते हैं, थर्ड पार्टी है, इसके पास डॉक्यूमेंट पहुंच गए। लेकिन अब ये कह रहा है कि मैं कैसे बिलीव कर दूं कि ये डॉक्यूमेंट रास्ते में कुछ चेंज नहीं हुआ, या ये डॉक्यूमेंट सही है, या ये सिक्योर्ड है। कंसर्न्ड अबाउट सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि एक पर्सन कह रहा है ठीक है आपको सिक्योर्ड चाहिए ना, तो मैं डॉक्यूमेंट को ई साइन करके भेज देता हूं, ई सिग्नेचर करके भेज देता हूं। ई सिग्नेचर में दोनों पार्टीज आपस में फिर बोल नहीं सकती कि हमने ये माना जाए। जब हम ई सिग्नेचर पढ़ेंगे तो वहां पे एक आएगा नॉन रिपुडिएशन। ये टर्म क्या होती है कि ई सिग्नेचर भेजने वाला इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता कि ये मैंने नहीं भेजा, किसी ने मेरे बिहाफ पे भेज दिया, वो इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता। अगर आपके ई सिग्नेचर है तो वो आपके ही माने जाएंगे। आप नहीं बोल सकते मेरा सिस्टम ऑन था किसी और ने भेज दिया, इट इज नॉट लाइक दिस ना। चलो, तो इसने क्या करा? इसने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने डॉक्यूमेंट को ई साइन करके भेज देता हूं। अब इसके पास एक प्रॉब्लम खड़ी होगी कि ई साइन कैसे करूं? ई साइन कैसे करूं? कि पेंट में जाता हूं, मेरे कॉपी पे साइन करता हूं, उसको पेंट में ले जाता हूं, उसका बैकग्राउंड कलर हटा देता हूं और वापस क्या कर देता हूं? डॉक्यूमेंट पे लगा देता हूं, हो गया ई साइन। ऐसा तो ई साइन नहीं होता ना,
ई साइन प्रॉपर ऑथराइज होते हैं। तो इसने कहा ठीक है मैं ई साइन करके भेजूंगा, लेकिन ई साइन करने के लिए मेरे को पहले ई साइन चाहिए। डोंगल आती है ई साइन की ना, आपको डोंगल बनवानी पड़ती है किसी सीए के थ्रू, किसी सीए को आप देते हो, उसके थ्रू आपको क्या बनवानी पड़ती है, डोंगल बनवानी पड़ती है। फिर वो कुछ पीरियड के लिए वैलिड होती है, उसके बाद वापस आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो मेरे पास डिजिटल साइन सिग्नेचर के लिए मुझे डोंगल बनवानी पड़ती है ई साइन की। तो मेरे को क्या करना है, डोंगल बनवानी है। डोंगल बनवानी है तो डोंगल के लिए इसने रिक्वेस्ट करी किसको, सर्टिफाइड ऑथोरिटी को। ये सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला नहीं है, ठीक है। ये सर्टिफाइंग ऑथोरिटी क्या है, ये एक पर्सन है, पर्सन है जिसको ऑथराइज किया गया, जिसको ऑथराइज किया गया है ई सिग्नेचर ई साइन फैसिलिटी देने के लिए। जिसको ऑथराइज किया है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको क्या किया होगा, ऑथराइज किया होगा। तो यहां पे इसको ऑथराइज किया गया, ये एक पर्सन है जिसको ऑथराइजेशन दिया। लाइक ई मित्र सेंटर में ई मित्र वालों को क्या किया जाता है, ऑथराइज किया जाता है आधार सेंटर पे कि आप आधार कार्ड से रिलेटेड काम कर सकते हो। तो इसको ऑथराइज किया है, तो ये किससे रिक्वेस्ट करेगा, किससे रिक्वेस्ट करेगा, सर्टिफाइंग ऑथोरिटी को रिक्वेस्ट करेगा, किसके लिए, ई साइन के लिए। और ये उसको क्या प्रोवाइड करेगा, ई साइन प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड ई साइन। ओके, इस सिनेरियो में इस आदमी को क्या बोला जाता है, इस आदमी को जनरली तो हम एप्लीकेंट बोलेंगे, जिसने आवेदन किया है उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेंट। लेकिन यहां पे इसको एप्लीकेंट नहीं बोला जाता, यहां पे इसको एक और नाम दिया गया है, सब्सक्राइबर। इसको क्या नाम दिया गया, सब्सक्राइबर। जैसे YouTube पे हम सब्सक्राइब करते हैं तो इसको क्या नाम दिया गया, सब्सक्राइबर। वो आदमी होता है जो रिक्वेस्ट करता है सर्टिफाइंग ऑथोरिटी से ई साइन के लिए। अब जो सर्टिफाइंग ऑथोरिटी है, इसको ई साइन देने की पावर किसने दे रखी है, कंट्रोलर ने दे रखी है। कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इनको क्या दी होती है, ई साइन देने की पावर दे रखी है, ठीक है। अब कंट्रोलर, एक और टर्म मेरे बीच में आ गया, कंट्रोलर जिसने सर्टिफाइंग ऑथोरिटी बना रखी है। आधार के लिए हम कहां से, पुणे से रिक्वेस्ट करते हैं, वहां से वो हमें क्या देते हैं, आधार सेंटर देते हैं। आधार सेंटर फिर हम अपने आधार की सुविधाएं रन कर सकते हैं। अब अगर कंट्रोलर का कोई डिसीजन आया, कंट्रोलर ने कोई डिसीजन बनाया, कोई रूल बनाया या कुछ भी किया, अगर उसके खिलाफ किसी को केस करना है तो वो केस कहां कर सकता है, वो केस कहां कर सकता है, वो कर सकता है अपीलेबल ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर। वो क्या कर सकता है, केस कर सकता है। कितने दिनों में, 45 दिन के अंदर अंदर। कितने दिनों के अंदर अंदर, 45 दिनों का। 45 दिन के बाद कोई केस सुनवाई नहीं मानी जाएगी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, 45 दिन में तक कंट्रोलर के डिसीजन के अगेंस्ट अपील की जा सकती है। जैसे हमारा कंज्यूमर कोर्ट होता है ना, ग्राहकों की सेवा के लिए कंज्यूमर कोर्ट होता है, वैसे ही आईटी एक्ट के लिए कौन सा कोर्ट बनाया गया, अपीलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाया गया। अगर इस कोर्ट के फैसले से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कहां पे अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट में। कितने दिनों तक, 60 दिन तक, 60 दिन तक, ठीक है। तो ये साइकिल क्लियर होगी इस तरह वाली।
ई साइन के लिए पावर चाहिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इनको पावर कौन देता है? कंट्रोलर। कोई आपका प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिसीजन में कोई दिक्कत आ रही है, किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है, तो 45 दिन तक आप कहां कंप्लेंट कर सकते हो? अपील ट्रिब्यूनल कोर्ट में कर सकते हो, और इसके भी फैसले के अगेंस्ट कहां कर सकते हो? हाई कोर्ट में। अब इस पूरे सिनेरियो में दो तरह की गलतियां मानी गई, दो तरह की गलतियां होती है। एक होती है सिविल रॉन्ग और एक होती है क्रिमिनल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल, मतलब एक तो वो है जिसपे सजा मिल सकती है, और एक वो है जिसपे सिर्फ जुर्माना भरना पड़े, सजा नहीं मिले, जेल जूल नहीं हो, जुर्माना भरना पड़े। तो इस तरह के केसेस में आपको क्या देना पड़ सकता है? आपको डैमेज या फिर कंपनसेशन या फिर पेनल्टी देनी पड़ सकती है। और इस प्रकार के केसेस में आपको क्या हो सकती है? जेल हो सकती है। तो यहां पे क्या हो सकता है? इम्प्रिजमेंट, इम्प्रिजन हो सकता है, फाइन लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है। इस तरह के केसेस में आपको ये सब कुछ मिल सकता है। तो दो तरह की गलतियां हैं जो एक कोर्ट देखता है, कौन कौन सी? सिविल रॉन्ग, ठीक है, उसमें आपको जेल नहीं होगी, और दूसरा है क्रिमिनल रॉन्ग। अब इसमें आगे फिर है कि जो सिविल रॉन्ग है वो भी दो तरह के केस देखता है। यहां पे जो आप कंपनसेशन मांग रहे हो वो 5 करोड़ तक का है, और ग्रेटर देन 5 करोड़ है। 5 करोड़ तक का है या ग्रेटर देन 5 करोड़ का है। और इनके लिए आप कौन से कोर्ट में अपील कर सकते हो? ट्रिब्यूनल कोर्ट में क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। तो ये किस तरह के केसेस को सुनता है? जो ई कॉमर्स से रिलेटेड है। जो किससे रिलेटेड है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कह लें, या फिर मैं पूरा ब्राइट टर्म साइबर क्राइम से रिलेटेड है। अनऑथराइज कंटेंट जो हम पोस्ट करते हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाना, इंफॉर्मेशन चोरी करना, उससे रिलेटेड है, ठीक है। जो सिविल रॉन्ग्स है ना, इसको इस एक्ट के चैप्टर 9 के अंदर 43 से 47 सेक्शंस के अंदर रखा गया। चैप्टर 9 के अंदर 43 से 47 में रखा गया, और इसको चैप्टर 11 के अंदर 65 से कौन से में रखा गया? 78 में रखा गया। धारा नंबर 65, धारा नंबर 66, यहाँ पे धारा नंबर 43, 44 लगती है ना धाराएं, तो वो धाराएं हैं 43 से 47। ये चैप्टर 9 में डिस्क्राइब किया गया आईटी एक्ट के। चैप्टर 11 में क्या डिस्क्राइब? 65 से 78 नंबर धारा में किसके बारे में बताया गया? क्रिमिनल रॉन्ग्स के बारे में बताया गया। सही है। तो लिखवाऊंगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्लियर है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या होती है? जो ई साइन के लिए देती है। कंट्रोलर क्या होता है? कौन सी कोर्ट में अपील होती है, कितने दिनों में, उसकी अपील कहां होती है, कौन कौन से रॉन्ग्स होते हैं, गलतियां, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल। सिविल रॉन्ग में क्या होता है? पेनल्टीज लगती है, वहां पे क्या होती है? जेल भी हो सकते हैं। वही बनाते हैं। तो अगर मैं देखूं ना, आईटी एक्ट को ना इन्होंने एक्चुअल में 3 पार्ट में बांटा। ओके, पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चन भी थे। चलो, आईटी एक्ट को इन्होंने, पूरे आईटी एक्ट को 3 पार्ट में बांटा। इसको कर दो क्लियर, क्लियर कर दो। तो ग्रुप में भेज देना। ये कोई वकील की क्लास चल रही थी, देखो उसको मैं देख रहा था, वो बता रहा था। 2 घंटे का लेक्चर था, मेरे को जितना काम का लगा उतना ही लिया, बाद वाला छोड़ दिया मैंने, ठीक है। आईटी एक्ट 2000 में 2000 को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है ई रिकॉर्ड,
को लॉजिकली कैसे करेंगे, ई साइन को कैसे सिक्योर्ड करेंगे, ये इस एक्ट में बताया गया। दूसरा इसमें बताया गया अगर कोई इसको नहीं मानता, नॉन कंप्लायंस करता है तो क्या होगा, सिविल नेचर का कंप्लायंस में क्या होगा और क्रिमिनल नेचर के कंप्लायंस में क्या होगा, ये इसमें डिफाइन किया गया। तीसरा है इंप्लीमेंटेशन, ऑथोरिटीज बनाई गई, कोर्ट बनाए गए, जिनके थ्रू हम इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, पहला है कि क्या क्या होगा, दूसरा है अगर कोई नहीं मानेगा तो क्या, कौन सी धाराएं लगेगी, तीसरा है इसको इंप्लीमेंटेशन कौन करवाएगा। यहां तक के लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था आईटी एक्ट 2000 कब लागू किया गया? पता नहीं। ठीक है, आईटी एक्ट 2000 कब लागू किया गया, ये क्वेश्चन आया हुआ है कोई यूपी पीसीएस एग्जाम के अंदर। चार ऑप्शन थे मेरे पास, 15 अगस्त 2000, बी ऑप्शन था 26 जनवरी 2000, सी ऑप्शन था 17 अक्टूबर 2000 और डी ऑप्शन था 1 जनवरी 2000। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनाया गया था आईटी एक्ट 2000 के मुख्य उद्देश्य क्या है, ये एमपी पीसीएस में आया था, पीएससी में आया था। ठीक है, इसका ऑप्शन था साइबर कैफे को कंट्रोल करना, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन था ई कॉमर्स को कानूनी मान्यता देना, सी ऑप्शन था सॉफ्टवेयर बनाना और डी ऑप्शन था इंटरनेट सेवा देना। आंसर क्या था इसका? बी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं सिर्फ, तीसरा क्वेश्चन था आईटी एक्ट 2000 में डिजिटल सिग्नेचर किसे वैलिड मानता है? हस्तलिखित दस्तावेज को, मौखिक अनुबंध को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, नोटेरी दस्तावेज को। किसको आईटी एक्ट 2000 किसको, कौन से सिग्नेचर को वैलिड मानता है? हाथ से लिखे गए डॉक्यूमेंट को नहीं, ओरली एग्रीमेंट को नहीं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को और नोटेरी को। जो कोर्ट में जाके नोटेरी थप्पा मार के 20 रुपए दे के साइन करवा के लाते हो, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। नोटेरी नहीं करवाया क्या कभी? कोर्ट में जाते हो, आपका कोई पेपर होता है, वो जाते बोलता है नोटेरी करवा के लाओ, फिर हम नोटेरी पे वो मोहर मार देता है, नीचे साइन कर देता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आईटी एक्ट 2000 में कितनी धाराएं हैं? ये हरियाणा के किसी पेपर में आया था 94 एंड देन वी हैव 9 नंबर। आईटी एक्ट 2000 का सबसे बड़ा अमेंडमेंट कब किया गया? 2008 में।
ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्लियर है? तो IT एक्ट बेसिकली 3 पार्ट बता रहा है कि किसको वैलिड करना है, अगर कोई उसको नहीं मानेगा तो क्या करना है, और कौन उसकी सुनवाई करेगा। चलो, पता नहीं यार, कभी किया नहीं है। ठीक है, साइबर क्राइम क्या होता है, देखो साइबर क्राइम, साइबर क्राइम का मतलब उन क्रिमिनल एक्टिविटी से है जो कंप्यूटर या इंटरनेट की हेल्प से किए जाते हैं। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर, it is a way to ensure that an electronic document is authentic। IT एक्ट 2000 की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कह दो, पॉइंट्स कह दे, पॉइंट्स। पहला, पर्सन ऑफ अदर नेशन, दूसरे नेशन का पर्सन कैन ऑल्सो फाइल अ केस इफ क्राइम इन्वॉल्व्स इंडियन कंपनी। Persons of other nation can also file a case if crime involves Indian company. Second, acts provide legal framework for electronic governments by giving recognition to electronic records and e-signatures and digital signatures। ठीक है, ये वही हमने जो 3 पॉइंट करे हैं ना, वही है। तीसरा पॉइंट इसमें बोल देते हम, डिस्क्राइब साइबर क्राइम्स एंड पेनल्टीज। साइबर क्राइम को डिस्क्राइब करती है और उनकी पेनल्टीज को डिस्क्राइब करती है। कोई भी कर सकते हैं, इंडियन वो होनी चाहिए। ठीक है, और चौथा पॉइंट वही है कि कोर्ट बना दिया गया इसके लिए, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब हम कुछ धाराएं पढ़ते हैं।
जो कवर होती है। अगर हमारे साथ किसी आउटसाइड तो भी कर सकते हो वहां के देश में। चलो देखो, सेक्शन, डिस्क्रिप्शन और नॉन कॉम्प्लायंस। सेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नॉन कॉम्प्लायंस। सेशन नंबर 43, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। आ रहे हैं सब में बताते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। अगर आप इस पे नॉन कंप्लायंस करते हो तो आपको 1 करोड़ रुपए तक का मुआवजा देना पड़ता है। सेशन 43 है तो साइबर है, 43 है तो ये सिविल है। कौन सा? क्रिमिनल नहीं है, किसका है? सिविल का है। इस पे क्वेश्चन देखो आया हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने पर कौन सी धारा लागू होती है? एग्जाम, आरपीएससी, आरएएस, प्री। कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने पर कौन सी धारा लागू होती है? आंसर है धारा 43। आरएएस का पेपर है, प्री का कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने पर कौन सी धारा लागू होती है? ये नहीं लिखा भाई इसमें है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है, एक व्यक्ति ने बिना अनुमति के किसी सरकारी विभाग के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर वहां संग्रहित डेटा को डिलीट कर दिया जिससे विभाग को फाइनेंशियल नुकसान हुआ। ये कृत्य किस धारा में आएगा? तो इसका आंसर है धारा 43 के अंदर आएगा। 1 करोड़ तक का। ठीक है, दूसरा 66 नंबर, 66 नंबर लिखो, हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम। हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम, हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम। इसमें आपको 3 लाख का जुर्माना और 5 लाख का जुर्माना और या 3 साल की जेल। अब इसमें लिखो 66 बी, किसी से चोरी का कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदना। चोरी का कंप्यूटर और, ठीक है, मैं इसके नीचे ऐसे लिख देता हूं, सेम है। तो एक मेरे पास क्वेश्चन है, आईटी एक्ट 2000 में चोरी के कंप्यूटर संसाधन से संबंधित धारा है। सीजीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर था 66 बी। एंड
एक क्वेश्चन है, एक आरोपी ने चोरी किए गए लैपटॉप को जानबूझकर खरीदा और उसमें मौजूद डेटा का उपयोग किया, आरोपी पर कौन सी धारा लागू होगी? 66 बी लागू होगी। चलो आगे चलते हैं। 66 सी, यूजिंग पासवर्ड ऑफ अदर्स, किसी दूसरे के पासवर्ड को यूज करना। सजा यही है, किसी दूसरे के पासवर्ड को यूज करना। 66 डी, ऑनलाइन फ्रॉड और चीटिंग करना। 64 6E, publishing private images to others। 3 साल जेल और 2 लाख फाइन। 66 ए को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। सिक्सटी सिक्स ए पहले लिख देता हूं। 66 ए, सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज, फॉल्स मैसेज। तीन साल की जेल। इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में रद्द कर दिया। केस रीड करना पड़ेगा, मामला लीगल है, देखना पड़ेगा। सिक्सटी 67 ए, पब्लिशिंग images containing sexual content। 7 साल जेल या 10 लाख का जुर्माना। ठीक है, देखो इस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? एक व्यक्ति पर सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोप लगाया गया, लेकिन वह धारा 66 ए के अंतर्गत दर्ज था। न्यायालय का सही निर्णय क्या होगा? आरोपी को 3 वर्ष की सजा, जुर्माना लगाया जाएगा, मामला निरस्त कर दिया जाएगा, धारा 67 लगाई जाएगी। तो मामला क्या कर दिया जाएगा? निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि वो वहां पे क्या हो चुका है? रद्द हो चुका है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? धारा 43 में जेल का प्रावधान नहीं है। धारा 43 में जेल का प्रावधान नहीं है। धारा 66 बी चोरी के कंप्यूटर से रिलेटेड है। 66 डी ऑनलाइन
धोखाधड़ी से संबंधित है, तो आंसर था 1, 2 और 3, तीनों ही क्या है, सही है। यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर नेटवर्क में वायरस डालकर सिस्टम को धीमा कर देता है, लेकिन वह साबित नहीं होता कि उसने धोखाधड़ी की है, तो वो किस प्रकार की कार्रवाई होगी? केवल जेल, जेल प्लस जुर्माना, मुआवजा? कोई कार्रवाई नहीं, मुआवजा देना पड़ेगा अगर अप्रूव नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग पेपर में। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, आईटी एक्ट 2000 का सबसे बड़ा संशोधन कब, किस वर्ष में हुआ था? ये हमने कर लिया, 2008 में हुआ था। ठीक है, बाकी धाराओं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, अब खत्म होने वाला टॉपिक था नहीं ये। अब वकील तो आगे, वो शादी.com ने कोई केस किया था 2022 में, जिसका अभी का केस चल रहा है, तो उसका पूरा बताया था कि उस केस में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है आईटी एक्ट 2000। ठीक है, तो इतना बहुत है हमारे लिए। डिजिटल सिग्नेचर का हमारे पास अलग से टॉपिक आएगा वापस, जब हम नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ेंगे। हाँ, नहीं तो कौन पढ़ाता है इसका? ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर का हमारे पास वापस से टॉपिक आएगा जब हम क्या पढ़ेंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ेंगे। पिछले पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं था।